गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हम हमारी आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो इस शीट का टाइटल क्या है। इस शीट का टाइटल है हेड ए बेली फुल। बेली जानते हो आप? बेली बेली डांसर्स होते हैं। बेली बेसिकली हम हमारे स्टमक को कहते हैं बेली। और ये कह रहा है बेली फुल। भाई किसी का स्टमक फुल है तो क्या है वो चीज़? उसका मतलब है वेल फेड। भाई वेल फेड का मीनिंग भी यही होता है कि आपका पेट फुल है। अगर आपको कोई उसके बाद कुछ खाने पीने को ऑफर करेगा तो आप क्या कहोगे? कई बार होता है ना, हमें कोई खाने के लिए कहे और हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ होता है तो हम कहते हैं आई एम वेल फेड। भाई मेरा पेट पूरी तरह भरा हुआ है। तो बेली फुल का मतलब भी यही है कि आप सेटिस्फाइड हो, इनफ है, मच है। तो इस टाइटल का मीनिंग क्या कहना चाहता है आपसे? टाइटल का मीनिंग हो गया इनफ या हेड मच, कि भाई ये जो आपकी डेली डोज है ये आपकी इनफ प्रैक्टिस है, ये सफिशेंट है, इतनी प्रैक्टिस हमारे लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टाइटल में। टाइटल की बात हो गई, देखते हैं इस डेली डोज में था क्या। बेसिकली एक स्टोरी थी और कुछ एरर प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे आपको। आओ एक बारी डिस्कस करते हैं। और स्टोरी कैसे करोगे? सबसे पहले हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। उसके बाद हम एक सेंस डेवलप करेंगे और फिर हम स्टोरी पर काम करेंगे। आ जाओ स्टोरी पढ़ते हैं। विजय एंड राजू वर फ्रेंड्स। विजय और राजू दोस्त थे। डैश ए हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग इनटू ए फॉरेस्ट enjoying द ब्यूटी ऑफ नेचर। सडनली दे सो ए बियर कमिंग डैश देम। भाई दो दोस्त थे। एक हॉलीडे के दिन उन्होंने क्या किया? जंगल में जाने का प्लान बनाया। इंजॉय करना था उन्हें क्या? ब्यूटी ऑफ नेचर। और फिर क्या हुआ? सडनली उनके सामने एक भालू आ गया। दे बिकेम फ्राइटेंड। राजू, भाई वो दोनों ही डर गए, लेकिन जो राजू था हु न्यू ऑल अबाउट क्लाइंबिंग ट्रीज, उसे पेड़ पर चढ़ना आता था, वो जल्दी से भाग के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रेन अप टू अ ट्री एंड क्लाइम्ड अप डैश। ही डिड नॉट थिंक ऑफ विजय। भाई राजू ने विजय के बारे में नहीं सोचा। विजय हैड नो आइडिया हाउ टू क्लाइंब द ट्री। विजय को तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता था। विजय थॉट फॉर डैश सेकंड। विजय ने कुछ सेकंड के लिए सोचा। ही हैड हर्ड एनिमल्स डोंट प्रेफर डेड बॉडीज। उसने सुना था भाई कि जो जानवर होते हैं वो डेड बॉडीज को नहीं खाते, भाई प्रेफर नहीं करते। सो ही फेल टू द ग्राउंड। भाई वो ग्राउंड पर लेट गया। एंड डैश हिज ब्रीथ। भाई वो ग्राउंड के ऊपर लेट गया या गिर गया ग्राउंड पर। एंड डैश हिज ब्रीथ, और अपनी सांस को उसने कुछ किया होगा। द बियर स्निफ्ड हिम। बियर उसके पास आया और उसे स्निफ किया। स्निफ होता है भाई सूंघना। एंड थॉट ही डेड, और उसने सोचा कि ये तो मर चुका। सो इट वेंट ऑन इट्स वे, और भाई चला गया। राजू आस्क्ड। राजू आस्क्ड विजय। भाई राजू ने अब विजय से पूछा। बियर तो चला गया था। उसने कहा व्हाट डिड द बियर विस्पर डैश योर ईयर्स। भाई बियर ने तेरे कान में क्या कहा? विजय रिप्लाइड। विजय ने कहा द बियर डैश मी। बियर ने कहा डैश मी टू कीप अवे फ्रॉम फ्रेंड्स लाइक यू। भाई तेरे जैसे दोस्तों से दूरी बनाकर रखूं। बालू ने ऐसा मेरे कान में कहा। एंड वेंट डैश हिज वे, और भाई अपने रास्ते पर चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड डैश। भाई एक मुसीबत के समय जो हमारा दोस्त होता है वही हमारा कैसा दोस्त होता है डैश। ये थी स्टोरी। बेसिकली बहुत ईजी स्टोरी थी। एक बारी अब इस स्टोरी के ऑप्शंस की बात करते हैं। विजय एंड राजू वर फ्रेंड डैश ए हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग into the forest dash on a holiday they went into walking into the forest। हाँ देखते हैं ऑप्शंस क्या। ऑप्शंस क्या है? ऑन एट इन नॉट रिक्वायर्ड। ऑन एट इन नॉट रिक्वायर्ड। भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या क्या ऑप्शंस है? ऑन है, एट है, इन है, या फिर हमारा एक ऑप्शन है नॉट रिक्वायर्ड। भाई एक बात बताओ, ए हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग इनटू दी फॉरेस्ट। दे सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गई, वॉकिंग इनटू दी फॉरेस्ट इनटू प्रपोजिशन ए आर्टिकल और फॉरेस्ट, और वेंट वॉकिंग। वॉकिंग भाई उसकी V1 प्लस ING हो गई। और ये किसकी तरह काम कर गया था? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर गया था। तो ए हॉलीडे क्या था बच्चों? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दे और वो वेंट थी। ए हॉलीडे उससे पहले आया। हमने सीखा था सेंटेंस की स्टार्टिंग में ज़्यादातर टाइम्स एडवर्ब आती है, और एडवर्ब आती है भाई तो ए आर्टिकल था और हॉलीडे एक नाउन था। सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले ज़्यादातर केसेस में कुछ दिया होता है अगर, तो वो ज़्यादातर केसेस में एडवर्ब का काम करता है। और भाई हमने सीखा है ए आर्टिकल है, हॉलीडे एक नाउन है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके एडवर्ब का काम करते हैं ना। प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके एडवर्ब का काम करते हैं। तो भाई नॉट रिक्वायर्ड तो नहीं आ सकता था, यानी नॉट रिक्वायर्ड को तो मैं काट देता, क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ एक नाउन है और अब कोई ना कोई मैं प्रेपोजिशन लगाऊंगा ताकि वो पूरा एडवर्ब का काम कर जाए। अब बारी आई कि अब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे। ऑन एट इन। ऑन एट इन भाई
ऑन एट इन, ऑन एट इन। देखो ऑन इसका राइट आंसर था, एट और इन वैसे भी सुटेबल नहीं लग रहा था, और एट ए हॉलीडे भी नहीं जमता भाई, एट ए हॉलीडे भी नहीं होता, ऑन ए हॉलीडे किसी छुट्टी के दिन, और इन तो वैसे भी नहीं लगता। तो यहाँ ऑप्शन ही मेरे पास बचता ऑन ए हॉलीडे। एट और इन क्यों नहीं जचते भाई? एट जनरली किसी लोकेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, एट माई होम, एट आवर स्कूल, इस तरह की बात बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एट तो वैसे भी नहीं होता, और इन तो भाई सेंस दे नहीं रहा था, ओन ही बचना था। ठीक है, क्या आंसर आया? विजय एंड राजू वर फ्रेंड्स ऑन ए हॉलीडे, दे वेंट वॉकिंग इनटू ए फॉरेस्ट एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी, भाई ब्यूटी क्या है? ब्यूटी यहाँ पर एक नाउन है बच्चों, और नेचर भी एक नाउन है। ठीक है, ब्यूटी ऑफ नेचर में ये दोनों नाउन है। नाउन ऑफ नाउन का केस हो गया, नाउन ऑफ नाउन का केस हो गया। सीखा था ना आप लोगों ने कि लिविंग बीइंग की अगर पोजेशन बतानी होती है तो अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफे के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन। जब लिविंग बीइंग की पोजेशन बतानी हो, जब लिविंग बीइंग की क्या बतानी हो बच्चों? पोजेशन बतानी हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ राम्स कार, भाई गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो राम की है, उस केस में इस तरह से यूज़ होता है। और जब नॉन लिविंग की पोजेशन बतानी हो, अब ब्यूटी किसकी थी? ब्यूटी नेचर की थी। जब नॉन लिविंग की वो बतानी हो पोजेशन, तो हम जनरली क्या करते हैं? प्रेपोजिशन की हेल्प से लगाते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर केसेस में ऑफ प्रेपोजिशन से जुड़ती है। नाउन ऑफ नाउन का केस बनता है, अभी पीछे एक शीट में किया भी था, लेग्स ऑफ टेबल। तो उस लेग्स पर किसकी पोजेशन थी भाई? टेबल की। आगे बढ़ते हैं जी, कहाँ गया? सडनली दे सो ए बियर कमिंग डैश दैम। अब उन्होंने एक बियर देखा भाई, बियर दैम, बियर उनकी तरफ आ रहा था, तो यहाँ कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगानी थी। देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। ऑप्शन में है भाई टुवार्ड, फॉर, टू, एट। भाई अगर टुवार्ड तो जचता ही नहीं, अगर यहाँ टुवार्ड्स होता तब तो मैं सोचता कि शायद टुवार्ड्स आता है उनकी तरफ, लेकिन टुवार्ड तो आना ही नहीं था। फोर तो सेंस देता भाई कि बियर उनके लिए आया। कभी हमसे पूछ ले कि आप यहाँ क्यों आए, तो वो कहते हैं फॉर यू, भाई तुम्हारे लिए आया हूँ मैं, तो तुम्हारी मदद करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। तो फॉर यू तो उस सेंस में देता है, बियर उनके लिए थोड़ी आया था वहाँ, बियर उनके लिए थोड़ी आया था, बियर तो उनकी तरफ आ रहा था। तो भाई एट, यहाँ पर एट प्रपोजिशन फिट आनी थी। और टू भी नहीं लगता, टू देम भी नहीं जचता भाई, टू देम भी नहीं जचता। टू देम तो जब होता है जब किसी को कोई चीज़ देनी हो, जैसे मैं कह दूं गिफ्ट्स वर गिवन टू देम, तो भाई बियर उन्हें कुछ दे थोड़ी रहा था, वो तो उनकी तरफ आ रहा था। तो यहाँ कौन सी प्रपोजिशन लगती? एट लगती। सडनली दे सो ए बियर कमिंग एट देम। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, कहाँ इसके ऑप्शन? दे बिकम फ्राइटेंड राजू हु न्यू। भाई दोनों ही डर गए, लेकिन जो राजू था, यहाँ पर शायद टाइपिंग की मिस्टेक हुई, एक कोमा और आना था फ्राइटेंड के बाद। राजू हु न्यू ऑल अबाउट क्लाइंबिंग ट्री रन अप टू ए ट्री एंड क्लाइम्ड अप। ठीक है भाई, राजू को पेड़ पर चढ़ना आता था, राजू चढ़ गया, एंड क्लाइम्ड अप। ठीक है, राजू को पेड़ पर चढ़ना आता था भाई, राजू चढ़ गया। वैसे तो यहाँ वर्ड नहीं आता तो भी ओके था, लेकिन इसने ऑप्शन में नोट रिक्वायर्ड दिया ही नहीं, यानी यहाँ कोई ना कोई वर्ड लगाना था। अब बच्चों आप एक बात सीखो, एक बात सीखो, जो वर्ड आएगा वो क्लाइंब अप के लिए आएगा। राजू पेड़ पर चढ़ गया सबको पता है, लेकिन राजू कैसे पेड़ पर चढ़ा? राजू जल्दी से चढ़ा होगा, राजू जल्दी से चढ़ा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, फास्टर, क्या फास्टर आ सकता था? क्या फास्टर आ सकता था? फास्टर नहीं आ सकता था भाई। फास्टर तो एक कंपैरेटिव डिग्री थी, कंपैरेटिव डिग्री तो जब आती है जब कंपेयर करते हैं। अब भाई राजू तो चढ़ गया, विजय भाई साहब तो चढ़े ही नहीं, विजय नहीं चढ़ा तो कंपैरिजन भी नहीं हुआ, तो फास्टर को तो मैं यूं ही उड़ा देता। अब मेरे पास तीन ऑप्शंस बचते, फास्ट, क्विक या फिर क्विकली। भाई क्विक को भी मैं हटा देता, क्योंकि इस क्लाइंब अप को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एक एडवर्ब चाहिए थी, और एडवर्ब के पीछे क्विक तो एक एडवर्ब नहीं था, क्विक तो एक एडवर्ब नहीं था। तो मुझे क्या चाहिए था भाई? या तो क्विकली आता या फास्ट आता, क्योंकि हमने पहले के सेशंस में किया है कि भाई जो फास्ट होता है वो एडवर्ब का काम भी करता है, जो फास्ट होता है वो भी एडवर्ब का काम करता है, और जो क्विकली होता है भाई वो भी एडवर्ब का काम करता है। लेकिन देखो क्विकली यहाँ पर फास्ट की बजाय क्विकली ज़्यादा प्रेफरेबल था, यहाँ पर ऑप्शन क्विकली था, क्विकली आंसर आना था। क्यों ऐसा आना था भाई? फास्ट को मैंने क्यों एलिमिनेट कर दिया? देखो फास्ट सेंस ना उसी चीज़ को देती है जो काम हम थोड़ा सा कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, तभी आपसे कहता है कि वर्क फास्ट, भाई जल्दी जल्दी काम करो, यानी वो चीज़ चल रही है और अब वो कहता है उसे थोड़ा सा और जल्दी जल्दी करो, उस सेंस में देता है। लेकिन क्विकली का तो होता है कि तुरंत ही, क्विकली का मतलब होता है तुरंत, भाई जल्दी से
देखते के साथ ही उसने वो काम कर दिया। वो सेंस देनी थी कि भाई वो फटाफट ही क्लाइंब अप, भालू को देखते ही सीधा क्विकली पेड़ पर चढ़ गया, तुरंत ही उसने वो काम किया। इसलिए यहाँ पर बेटर चॉइस क्या थी बच्चों? बेटर चॉइस यहाँ पर आपकी क्विकली थी। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। विजय थॉट फॉर डैश सेकंड। भाई विजय ने कुछ देर तो सोचा होगा। विजय थॉट फॉर सेकंड, यहाँ पर खुद ही कह रहे हैं विजय थॉट फॉर सेकंड। भाई विजय ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, और यहाँ पर सेकंड आपको कैसा नाउन दिखा? सेकंड आपको कैसा नाउन दिखा भाई? सिंगुलर फॉर्म में दिखा। सिंगुलर फॉर्म में हमने पढ़ा है जी कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता। ऐसा जब होता है तो भाई यहाँ सेकंड की बजाय क्या लगा देना था? यहाँ लगा देना था ए सेकंड। विजय ने कितनी देर के लिए सोचा? विजय ने 1 सेकंड के लिए सोचा होगा। देखते हैं एक बार ऑप्शन में ए दिया है क्या? हाँ बिल्कुल दिया है भाई। एन तो आना ही नहीं था, क्योंकि सेकंड बोलते टाइम बच्चों कोई भी वोवल साउंड नहीं आ रही थी, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही थी, और कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो हम ए लगाते हैं। तो यहाँ पर ए लगाना था, दाग की आवश्यकता ही नहीं थी, उस सेकंड का आगे जिक्र नहीं किया था, और नॉट रिक्वायर्ड भी नहीं आना था, क्योंकि कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल सिंगुलर फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सो ही फेल टू द ग्राउंड एंड डैश। इस फेल वर्ब से आप मिल चुके हो ना? इस फेल वर्ब से हम मिल चुके हैं पुरानी डेली डोज में। फॉल होता है जी गिरना, जो अपने आप होती है, और फेल होता है किसी को गिराना, जब बंदा खुद से करता हो। तो अब वो राजू खुद से ही गिर गया फर्श के ऊपर, और उसने क्या किया होगा? अपनी वृत्त को। भाई एक बात मुझे बताओ, सारी स्टोरी पास्ट की चल रही थी, तो होल्ड तो आता ही नहीं। होल्ड तो V1 होती है, और हेल्ड ये भी सेम होती है, ये V2 और ये V3। तो भाई पास्ट की बात थी तो V2 लगानी थी, ये तो आनी ही नहीं थी, इसे तो मैं वैसे ही हटा देता। चलो एक ऑप्शन तो मेरा कम हुआ, एक ऑप्शन कम हुआ। नॉट रिक्वायर्ड भी नहीं आ सकता था। नॉट रिक्वायर्ड क्यों नहीं आ सकता था भाई? ही फेल टू दी ग्राउंड एंड ही डैश। भाई वो ग्राउंड पर लेट गया और उसने कुछ किया होगा। अगर देखें तो ही इस सेंटेंस का, एंड एक कनेक्टर है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। हमने सुना है एंड एक कंजंक्शन थी, दो सेंटेंसेस को जोड़ रही थी। फर्स्ट सेंटेंस में ही सब्जेक्ट था और वर्ब फेल थी। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट तो ही था, लेकिन यहाँ कोई वर्ब चाहिए थी, और वर्ब चाहिए थी तो भाई वर्ब तो लगानी पड़ेगी, वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता। इसीलिए बच्चों मैंने इस नॉट रिक्वायर्ड को काट दिया था, क्योंकि कोई ना कोई वर्ब देनी थी। अब मेरे पास रास्ता बचा, अब मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचे। अब मेरे पास बचा या तो हेल्ड या फिर स्टॉप, या तो हेल्ड या फिर स्टॉप। भाई स्टॉप का मतलब तो होता है कि बिल्कुल ही बंद कर देना। स्टॉप का मतलब होता है जी बिल्कुल ही स्टॉप कर देना। जैसे मैं कहता हूँ स्टॉप टॉकिंग, कि भाई बात करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दोगे आप, थोड़ी देर के लिए नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो उस सेंस में स्टॉप वर्ड यूज होता है। लेकिन हेल्ड होता है, हेल्ड या होल्ड। भाई होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। हम कहते भी हैं कोई भारी सा वेट उठा रहा है तो उसे कहते भी होल्ड कर, 1 मिनट और होल्ड कर, यानी थोड़ी देर के लिए जब कुछ कर रहे हो तो उस चीज़ में होल्ड की सेंस देता है। तो भाई उसने अपनी सांस परमानेंटली थोड़ी रोक दी, वो तो थोड़ी देर के लिए रोकेगा, परमानेंटली नहीं रोकी, इसीलिए स्टॉप को काट दिया और हेल्ड इसका ऑप्शन लग जाता। आगे बढ़ते हैं। द बियर स्निफ्ड हिम एंड थॉट ही डैश। भाई बियर ने उसे सूंघा और बियर चला गया। बियर ने उसे सूंघा और बियर को क्या लगा होगा? ही डेड, ही डेड, ही डेड। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ही डेड, डेड तो एक एडजेक्टिव था, डेड पर्सन होता है ना, डेड तो एक एडजेक्टिव था। तो भाई यहाँ पर कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब नहीं आई, इसमें वर्ब आनी चाहिए। तो नॉट रिक्वायर्ड तो मैं यूं ही काट देता, नॉट रिक्वायर्ड तो मैं यूं ही काट देता। एज, ही एज डेड, आप जानते हो एज तो वर्ब होता ही नहीं, तो एज को भी मैं हटा सकता था। ऑप्शन बचे दो, वर या वॉज, वर या वॉज। बियर ने उसे मरा हुआ समझा। तो भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट तो ही था। ही के लिए कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी ही के लिए क्या आएगा बच्चों? वॉज आएगा बजाय की वर के। आगे बढ़ते हैं जी। वट डिड द बियर विस्पर डैश योर ईयर्स। भाई बियर ने क्या कहा? वट डिड द बियर विस्पर डैश योर ईयर्स। भाई बियर ने क्या कहा? इसके ऑप्शंस कहाँ गए? इसके ऑप्शन है एट, इन, इनटू, नॉट रिक्वायर्ड। भाई देखो कहाँ गया ये जो वर्ड है विस्पर, इसका मतलब होता है भाई फुसफुसाहट। भाई बियर ने तेरे कान में कुछ कहा होगा, वो आया और उसे सूंघ के गया, लेकिन जो दोस्त पेड़ पर बैठा उसे लगा कि बियर ने इसके कान में कुछ कहा है। इसका मतलब होता है फुसफुसाहट, कुछ कहा, थोड़ी सी कानाफूसी हुई। और भाई ये जनरली प्रेपोजिशन लेता है। क्यों प्रेपोजिशन लेता है भाई? क्योंकि ये एक वर्ब है, और ये वर्ब कैसी वर्ब है जी? ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन चाहिए, और ये बच्चों ज़्यादातर केसेस में ये कैसी प्रेपोजिशन लेता है जी? ये प्रेपोजिशन लेता है आपकी
इनटू वाली, इनटू वाली। यहाँ प्रपोजिशन कौन सी लेता? इनटू। भाई विस्पर इनटू हिज ईयर, कि तेरे कानों में उसने क्या कहा। अब कहता है विजय, द बियर डैश मी टू कीप अवे फ्रॉम फ्रेंड्स लाइक यू एंड वेंट हिज वे। अब भाई विजय कहता है कि बियर ने मुझसे कुछ कहा। बियर ने क्या कहा? आओ एक बारी देखते हैं ऑप्शन इसके। एक बात बताओ बच्चों, आप एक बात बताओ मुझे, द बियर डैश मी, बियर सेड मी, बियर सेड मी। सेड नहीं आ सकता था बच्चों, क्योंकि आप जानते हो सेड कैसी वर्ब थी? सेड एक आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब थी, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है भाई जब उसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। और ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम अगर ऑब्जेक्ट देंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। और जोड़ेंगे कैसे? जोड़ेंगे एक प्रेपोजिशन से। इसीलिए ये सेड वर्ब अपने साथ में टू लेती है। ही सेड टू मी, क्योंकि भाई सेड को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था। सेड को, इस सेड वर्ब को ये मी वाला ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं था, लेकिन हमें जोड़ना था। हमें जोड़ना था तो भाई हमने टू के साथ टू लगा के इन दोनों को जोड़ दिया था। तो भाई यहाँ पर मुझे तुम एक बात बताओ, अगर सेड होती तो सेड टू होता, तब तो मैं सोचता भी, लेकिन सेड टू नहीं था, तो सेड ऑप्शन तो मैंने यूं ही काट दिया था। नोट रिक्वायर्ड भी हट जाता, द बियर मी कुछ बनता ही नहीं भाई, वह भी नहीं आई। तो या तो टोल्ड बनता या आस्क्ड बनता। इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको लगेगा कि यहाँ टोल्ड आया है ना, क्योंकि बियर उसके कान में कुछ कह के गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? टोल्ड। नहीं बच्चों, इसका आंसर टोल्ड नहीं था। टोल्ड को काट दो। इसका आंसर था जी आस्क्ड। इसका आंसर था आस्क्ड। अब मेरी बात समझो, टोल्ड का मतलब होता है जनरली, जनरल वे में बताना कि भाई उसने मुझे कोई बात बताई, लेकिन बियर ने उसके कान में आके उसे कोई बात नहीं बताई। बियर ने वैसे तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन ये उस सेंस में कह रहा है कि बियर ने आके मेरे कान में मुझे बात नहीं बताई, बियर ने मुझे कोई सजेशन दी। बियर ने मुझे कोई सजेशन दी, या मैं कह सकता था बच्चों बियर ने मुझे एक एडवाइस दी। और जब भी कोई सजेशन दे, कोई एडवाइस दे, तो भाई वहाँ पर टोल्ड की बजाय, टोल्ड से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आस्क्ड था। ठीक है, टोल्ड भी होता है, टोल्ड भी हो सकता था, लेकिन जब बात आई ज़्यादा अच्छा चूज करने की तो मैं आस्क्ड को लगाता। अब आपको लगा होगा जी आस्क्ड तो क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे सवाल किया। लेकिन बच्चों एक चीज़ बताओ, आई आस्क्ड हिम बिल्कुल अच्छी बात है, सवाल तो आपने किया, लेकिन आई आस्क्ड हेल्प, आई आस्क्ड हेल्प फ्रॉम हिम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जी कि आई यानी मैंने आस्क, उससे मदद मांगी। उससे क्या मांगी? मदद मांगी, यानी मैंने कोई उससे रिक्वेस्ट की, यानी मैंने उससे क्या की जी? कोई रिक्वेस्ट की। तो भाई यहाँ भी बियर ने उससे एक रिक्वेस्ट ही तो की थी। इस बियर, इस भालू ने उससे एक रिक्वेस्ट ही की थी कि भाई ऐसे स्वार्थी दोस्तों के साथ मत रहे जो मुसीबत में अकेला छोड़ा है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर आस्क्ड ऑप्शन मोस्ट प्रेफरेबल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? नाइन्थ, बियर एंड वेंट डैश हिज वे। भाई तुम्हें पता है हिज वे के साथ ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। अगर तुम्हें यहाँ से भी नहीं पता लगता तो आप यहाँ देख लेते। क्लोज टेस्ट में, स्टोरीज में आपको बहुत बार ऐसा होगा कि जो चीज़ पूछी होगी वो आगे पीछे मिल जाएगी। तो वेंट ऑन इट्स वे, वेंट ऑन वे था भाई, तो यहाँ पर भी तो आपने देखा वेंट पहले इट्स वे था, अब हिज लगा दिया, यहाँ क्या लगा देता? ऑन लगा देता, तो ऑप्शन क्या बचता जी? ऑन बचता। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये कहता है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड। भाई एक बात बताओ, इन नीड, देखो ए फ्रेंड इन नीड, मुसीबत के सच, इस ये एक तरह वो मुहावरा होता है, इसका मीनिंग होता है जो काम आ जाए, मुसीबत के समय जो काम आ जाए वही सच्चा दोस्त है। तो भाई इसमें इंडीड होता है, इंडीड की होता है रियलिटी, इंडीड का मतलब होता है रियलिटी, या इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग लगता है जी वास्तव। वास्तव में आपका सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आ जाए, ना कि वो जो मुसीबत के समय फ़ोन ही ना उठाए। तो भाई ऑप्शंस अगर एलिमिनेट करने थे मुझे, इज़ ए फ्रेंड, नॉट रिक्वायर्ड तो वैसे ही नहीं आता, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड कोई सेंस ही नहीं देता, तो नॉट रिक्वायर्ड तो काट दिया। अब बारी आई इन नीड। कहता है जरूर एक दोस्त वो है, एक सच्चा दोस्त वो है जो ज़रूरत के समय ज़रूरत है, नहीं, इन नीड भी काट देता, या तो बचता इन डीड या बचता इन डीड। भाई इन डीड, डीड तो होते हैं आपके कर्म, हम कहते भी हैं कि भाई मेरे कर्म ऐसे हैं, इसके कर्म अच्छे हैं बुरे, तो ये तो वो वाले कर्म होते हैं। तो आपका दोस्त सच्चा वो नहीं है जो आपके कर्मों में है, नहीं, वो है आपका सच्चा दोस्त जो मुसीबत के समय आपके पास काम आ जाए। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। वास्तव में सच्चा दोस्त कौन है? जो इन नीड यानी समय पर काम आ जाए। ठीक है, यही थी स्टोरी, बहुत बेसिक स्टोरी थी। कुछ एरर प्रैक्टिस करते हैं एक बारी।
कहाँ है आवर्स बिफोर मिस्टर बाइडेंस इनॉग्रेशन ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद जाफरी reiterated Iran's readiness to return to the JCPOA but went on to say we are not in a hurry. If they lift the sanctions and comply to their obligations we will also fulfill our obligations. भाई कुछ चीज़ें सीखने वाली मिली इसके अंदर बच्चों, कुछ सीखने वाली बातें मिली। सबसे पहली बात आई JCPOA, ये क्या है भाई? आपको पता है ईरान जो है हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। आपको पता है भाई ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो उसमें उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए एक संगठन बनाया गया। संगठन कैसा बनाया गया जी? संगठन बनाया गया JCPOA। इसकी फुल फॉर्म होती है जी ज्वाइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ज्वाइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, भाई एक संगठन है ज्वाइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है JCPOA। मुझे कैसे पता लगा? मुझे पता लगा ये किसी का नाम है, क्योंकि भैया सारा कुछ इसमें कैपिटल था। तो JCPOA क्या है? एक आपकी वो है संगठन है। अब ये कहता है आवर्स बिफोर मिस्टर बाइडेंस इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन से तो आप मिले ही हो भाई। इनॉग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मुहूर्त करना या कोई चीज़ शुरुआत करना। अब इनॉग्रेशन का मतलब यहाँ इस सेंस में दे रहा है कि भाई जो हमारे ये मिस्टर बाइडेन जब राष्ट्रपति बने हैं उससे थोड़े आवर्स पहले, बनते उससे पहले ईरान ने कुछ ऐसा संकेत दिया, कुछ ऐसे इशारे किए। रीइटरेटेड का मतलब होता है जी दोहराना, अपनी बात को दोहराना। रीइटरेटेड का मतलब होता है दोहराना। और कोई वोकैब दिखी क्या? इफ दे लिफ्ट द सैंक्शंस। सैंक्शंस होता है भाई बैन। सैंक्शंस होता है बैन। देखो सैंक्शन होता है बैन, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना एक और वर्ड से, सैंक्शन से। जब भी हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा लोन सैंक्शन होता है यानी पास होता है, और ये सैंक्शंस एक अलग नाउन है यानी कि बैन लगा देता है। यूएसए क्या करता है भाई? कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। तो ये वही है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। और सीखने वाली एक बात मिली कि बच्चों हरी एक अनकाउंटेबल नाउन था, इसे आप काउंट नहीं कर सकते थे। ये नहीं कह सकता था मैं कहता हूँ मैं आज जल्दी में हूँ, मैं ये नहीं कह सकता था कि आज मैं 10 जल्दी में हूँ, कल मैं 5 जल्दी में था। अनकाउंटेबल नाउन था बच्चों, लेकिन फिर भी इसके आगे ए आर्टिकल लगाता है और करेक्ट यूज़ है, लगाता है। एग्जाम में कई बार दिखेगा इन ए हरी, क्योंकि भैया ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, इन ए हरी बिल्कुल ओके था। बारी आई जी एक और वर्ड सीखने की, ओब्लिगेशंस। ओब्लिगेशंस भाई, ओब्लिगेशंस तो एक नाउन था। ओब्लिगेशंस तो एक नाउन था, कैसे पता लगा? इसके पीछे एस लगा के प्लूरल बना रहा था बच्चों। ये ओब्लिगेशन एक नाउन था, तो इसी से एक वर्ब नहीं बनती क्या? ओब्लाइज्ड। एक वर्ब नहीं बनती, V2 फॉर्म होती है ओब्लाइज्ड, फर्स्ट फॉर्म इसकी ओब्लाइज हो जाती है। आपने सुना भी होगा, हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते भी थे हाईली ओब्लाइज्ड। भाई ओब्लाइज्ड का मतलब होता है कर्तव्यबंदिता, कि भाई मैं आपके प्रति ये काम करूँगा, कर्तव्यबंदिता। ठीक है। एरर की अगर बात आई जी, एरर की बात आई तो एरर दिखा कंप्लाई टू। देखो कंप्लाई का मतलब होता है मानना किसी कानून को, किसी नियम को, किसी कायदे से, किसी तरीके से। और कंप्लाई के साथ बच्चों टू प्रेपोजिशन फिक्स नहीं, कंप्लाई के साथ विद लगता है। कंप्लाई विद, कंप्लाई विद, कंप्लाई विद, याद कर लो, इसको बार बार एग्जाम में पूछता है। कंप्लाई के साथ में टू प्रेपोजिशन नहीं लगती, कंप्लाई के साथ में विद लगता है, कंप्लाई विद। याद कैसे करोगे भाई? कंप्लाई विद, कंप्लाई विद। कह रहा है कम आजा, प्ले मेरे साथ खेल, कम प्ले आजा खेलते हैं, किसके साथ? मेरे साथ, कम प्ले विद मी। मैंने तो यूं रट्टा लगाया था, कम प्ले विद मी। कंप्लाई को देखते ही मैं मन में पड़ता कम प्ले और विद आएगा, टू काट दो। इसी तरह बच्चों एक और चीज़ होती है एडहेयर टू। एडहेयर टू ये भी फिक्स होता है इस प्रेपोजिशन के साथ, एडहेयर टू। इसको अब आप अपने तरीके से याद कर लेना। इसे मैंने कैसे याद करा था मैं बता देता हूँ। इसका भी वही मतलब होता है किसी कायदे, कानून को, नियम को फॉलो करना, जिस तरीके से जो सेट ऑफ रूल्स है उनको मानना। एडहेयर टू मैंने तो ऐसे याद करा था, एड मतलब यहाँ जोड़ दो, कहाँ जोड़ दो? हेयर, एडहेयर वट टू, एडहेयर टू। 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। कम प्ले विद मी यानी कंप्लाई विद, और एडहेयर टू, इस तरीके से याद कर लो, इन पर एरर बनता है। आगे बढ़ते हैं। However, a return to the JCPOA is not as simple as it is sound, as there is wide divergence between Washington's expectations and those harbored by Tehran। ठीक है जी, देखते हैं। एक बात देखो बच्चों, 2-3 चीज़ें सीखने की मिली। मुझे मिला एज, मुझे क्या मिला बच्चों? मुझे मिला एज। देखो एक एज यहाँ और यहाँ से एक बात सीखो, बीच में सिंपल। भाई जब भी
एज के बीच में एडजेक्टिव आ जाए तो उसकी हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगती है। ये पॉजिटिव डिग्री ही तो थी, सिंपल पॉजिटिव डिग्री थी, सिंपलर कंपैरेटिव डिग्री हो जाती और सिंपलेस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री। यानी आप एक बात सीख गए, एज और एज के बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगती है। इसने पॉजिटिव लगाई है, यहाँ तक बिल्कुल ओके था। एज इट साउंड, भाई यहाँ पर ना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इट था, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों इट था और इट सिंगुलर था प्लूरल था। इट सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसे लेता, सिंगुलर लेता। तो यहाँ साउंड नहीं, यहाँ साउंड्स आ जाना था। यहाँ साउंड नहीं, यहाँ साउंड्स आ जाना था। ये कहता है भाई इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, ठीक है। यहाँ साउंड्स आना था क्योंकि इट इसका सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर बनती। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ और सीखने वाली बात मिली, हार्बर्ड। इसके अंदर एक वर्ब मिली हार्बर्ड। भाई ये एक वर्ब थी और ये तो इसकी V2 फॉर्म थी, इसकी V1 फॉर्म होती है जी हार्बर। हार्बर V1 फॉर्म होती है। अब भाई इसको कैसे याद रखोगे? हार्बर का मतलब क्या होता है बच्चों? हार्बर का मतलब होता है शरण देना। हार्बर का मतलब होता है शरण देना, किसी को अपने घर पे रहने के लिए शरण दे देते हैं। कई बार हम एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करवाते, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है हार्बर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को अपने घर में ही शरण दोगे? क्या आप किसी को अपने घर में शरण दोगे? क्या टू प्रोवाइड ए प्लेस, किसी को शरण देना। कई बार नहीं होता, हम किसी आइडिया को, किसी विचार को अपने दिमाग में शरण दे देते हैं। भाई कोई बात मेरे दिमाग में बैठ गई और वो निकल नहीं पा रही, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, उस चीज़ को मिटाना चाहता हूँ, लेकिन मिटा नहीं पा रहा क्योंकि वो बात मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, एक शरण ले ली उसने मेरे दिमाग में। उस सेंस में भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है बच्चों, टू हैव एन आइडिया इन योर माइंड। भाई कोई चीज़ आपके दिमाग में फिट बैठ गई, तो ये वही तो कह रहा है कि भाई इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तेहरान जो ईरान है उसने भी अपने दिमाग में कुछ बातें बिठा रखी है। आगे बढ़ते हैं जी। On the other hand, Iran considering the JCPOA as a stand-alone agreement covering only Iran's nuclear program। भाई एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, स्टैंड अलोन एग्रीमेंट, इसके अंदर एक बारी वर्ब दिखाओ, इसके अंदर वर्ब देखो। एरर जल्दी से नहीं मिलते, पेशेंस रखना है। एरर ढूंढते हुए 3 काम करो। सबसे पहली चीज़ आप सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढो, दूसरी चीज़ आप वर्ब ढूंढो और तीसरी चीज़ आप ऑब्जेक्ट ढूंढो। उसके बाद पहले सेंटेंस को पढ़ो, एरर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर यही काम करो। दूसरी अप्रोच ही ये होनी चाहिए कि अब मैं सब्जेक्ट ढूंढता हूँ, सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो अब मैं इसकी वर्ब ढूंढूंगा। बस इसी तरह से एरर मिलते हैं। अब इसके अंदर बच्चों वर्ब ही नहीं आई, कहाँ थी वर्ब? ऑन प्रपोजिशन द आर्टिकल अदर हैंड, हैंड एक नाउन हो गया, अदर एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता। ईरान फिर से आपका एक नाउन बन जाता। कंसीडरिंग V1 + ING थी, द आर्टिकल था, ये नाउन था। एज फिर से कंजंक्शन की तरह जोड़ रही थी, कह लो प्रपोजिशन भी कह सकते हो। ए आर्टिकल हो गया, एग्रीमेंट फिर नाउन, इसको फिर एडजेक्टिव समझ लेते। कवरिंग V1 + ING ओनली एडवर्ब। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, भाई ये भी नाउन, ये भी नाउन, आगे वाला नाउन एडजेक्टिव, पीछे वाला नाउन सब्जेक्ट। तो वह भी नहीं आई, और वर्ब नहीं आई तो सेंटेंस नहीं बना। इसीलिए इस कंसीडर, इस V1 + ING के पीछे से ING हटा देते और ये सारी चीज़ें पास्ट की है। ING हटा के भाई या तो मान लो आप कंसीडर्स लगा देते अगर पास्ट का नहीं कहते, और भाई पास्ट की डेजिग्नेशन देते तो आप इसके पीछे ED लगा के V2 फॉर्म बना देते। यानी यहाँ इसे वर्ब बनाना पड़ता क्योंकि वर्ब नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, यही एरर था इसके अंदर। Mr. Zarif told journalists on the day Mr. Biden's inauguration that subjects such as Iran missile program and their regional policy were extraneous issues and should not be linked to the nuclear deal। भाई ये मिस्टर जरीफ होगा वहाँ पर कोई ईरान में, ये कहता है। देखो एक चीज़ सीखने वाली बात, यहाँ टोल्ड एक वर्ब दिखी, आपको पता है बच्चों टोल्ड के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तब हम सीखते हैं, उसमें दैट आता है। ये वाला जो दैट था ना, इसकी सेंस निकालने में आपको शायद थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन बच्चों थोड़ा सा सोचते, कहाँ गया, थोड़ा सा आप सोचते कि ये दैट जो था ना इस टोल्ड के लिए आया, इसका और अच्छी फॉर्मेशन कैसे बनती। भाई ये ओके था दैट, लेकिन राइटर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखता है मिस्टर जरीफ टोल्ड दैट, नहीं सॉरी मिस्टर जरीफ टोल्ड जर्नलिस्ट, उसने जर्नलिस्ट को बताया क्या, दैट, कि भैया ऑन द डे ऑफ मिस्टर बाइडेंस इनॉग्रेशन, जिस दिन ये बंदा राष्ट्रपति बना था, सब्जेक्ट्स तो जो मुद्दे थे, सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ जो मुद्दे थे, सच एज ईरान्स मिसाइल प्रोग्राम, कि भाई ईरान का जो मिसाइल का प्रोग्राम था, एंड देयर रीजनल पॉलिसी। अब रीजनल पॉलिसी किसकी थी? मिसाइल प्रोग्राम भी ईरान का था, ओरिजिनल पॉलिसी भी ईरान की थी बच्चों, तो इसीलिए यहाँ देयर नहीं, यहाँ लगा देता इट्स।
हमने सीखा था हमारी शीट में कि इट्स जो होता है सिंगुलर के लिए लगता है, तो यहाँ इट्स लगा देता और सेंटेंस करेक्ट हो जाता। मिस्टर जरीफ टोल्ड जर्नलिस्ट दैट ऑन द डे ऑफ मिस्टर बाइडेंस इनॉग्रेशन सब्जेक्ट्स जो मुद्दे थे सच एज ईरान मिसाइल प्रोग्राम एंड इट्स रीजनल पॉलिसी वर एक्सट्रेनियस इश्यूज, अलग मुद्दे हैं, एंड शुड नॉट बी लिंक टू दी न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील से मत जोड़ो। ये दैट बिल्कुल ओके था, आपको शायद समझ नहीं आया इसलिए मैंने यहाँ लगा के इसका मीनिंग समझाया। दैट बिल्कुल ओके था, एरर जो इसके अंदर आना था वो आना था इट्स। आपने भी सीखा है भाई, इंग्लिश में बेस्ट चीज़ चूज़ करनी होती है, गलत नहीं होता, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो ये दैट जो था यहाँ भी ओके था और यहाँ भी ओके था, इसको कोई बच्चा एरर मार्क नहीं करेगा, लेकिन ये एरर पक्का था इसीलिए यहाँ इट्स लगाना था। और एक सीखने वाला वर्ड मुझे तो और दिख गया, आपको दिखा क्या? एक सीखने वाला वर्ड मिला एक्सट्रेनियस। क्या वर्ड मिला बच्चों? एक्सट्रेनियस। देखो खुद ही कह रहा है, OUS लगा होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, आप जानते हो। ये कह रहा है एक्स्ट्रा, कि भैया ये चीज़ कैसी है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब भाई नॉट बीइंग ए वाइटल पार्ट, ये कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है, उससे हटके है एक चीज़, जो मेन मुद्दा चल रहा है उससे हटके एक चीज़ है। अब मान लो भाई मेरी एक बात बताओ, यहाँ सारे डांसर्स बैठे हैं और यहाँ ये बेचारा एक सिंगर आ गया, तो यूँ तो नहीं है कि ये बंदा बेकार है, बेकार नहीं है, लेकिन इन सब से हटके एक चीज़ है। उसी तरह कह रहा है ये जो इश्यूज है ना, और मुद्दों से हटके एक एक्सट्रेनियस इशू है, यानी इस चीज़ का मेन पार्ट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वर्ड था। आगे बढ़ते हैं जी। द कंसेंसस इन द US हैज शिफ्टेड टू ए मच मोर अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन बिकॉज ऑफ ईरान्स रिफ्यूजल टू चेंज द course of its West Asian policy and its deleterious consequences for US interest। भाई इसके अंदर एरर दिखा क्या? इसके अंदर एरर मुझे दिखा ईरान्स रिफ्यूज़ल। भाई ईरान ही रिफ्यूज़ल थोड़ी है, ईरान ने मना किया है। इस रिफ्यूज़ल नाउन के ऊपर आपको पोजेशन दिखानी है, इसीलिए मैं क्या लगाऊंगा? ईरान्स रिफ्यूज़ल की। भाई ईरान ने जो मना किया है ना, ईरान की मनाही की वजह से ये इश्यूज़ आए हैं। ठीक है, समझ जाओगे। एक और वो कैब मुझे सीखने वाली मिली, डेलीटेरियस। डेलीटेरियस, डेलीटेरियस से मिले हो क्या बच्चों? डेलीटेरियस से मिले हो, डेलीटेरियस से मिले हो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल से मिले हो क्या? डेट्रीमेंटल से भी आप मिल चुके हो। आप मिले हो बच्चों नोकस, ये सारे वर्ड्स डेली डोज में आ चुके हैं। नोकस, आप मिले हो बच्चों पेरिल, इन सब का ही मतलब होता है जी खतरनाक, समथिंग डेंजरस। ठीक है, डेलीटेरियस, इस वर्ड को अगर याद करने की बारी आई तो मैंने इसे कैसे याद करा था? देखो इसके अंदर कह रहा है डेली, जैसे डेली डोज है वैसे मैंने इसकी राइम बनाई डेली। डेली तेरी, डेली तेरी, कोई बंदा है उसे डेली तेरी, भाई उस बंदे को डेली तेरी याद आती है। भाई डेली तेरी याद आती है, इसीलिए ये चीज़ मेरे लिए कैसी है? ये चीज़ मेरे लिए हानिकारक है। भाई डेली याद आती है तो बेचारा काम ही नहीं कर पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा लाइफ में। इस तरीके से लिंक कर लो। आगे बढ़ते हैं जी। तेहरान कंटिन्यूज टू फिनेंस एंड आर्म द फियर्स एंटी इजराइली लेबनीज हिजबुल्लाह। भाई ये कोई इनका संगठन है, इजराइल के अंदर जो वो चलता है ना, पैलेस्तानियों का और इजरायलियों का झगड़ा, उस संगठन का नाम है। मुझे नाम कैसे पता चला? मैंने देखा LB कैपिटल HB कैपिटल, इसीलिए ये पूरा एक नाम है। और वो संगठन कैसा है बच्चों? एडजेक्टिव, ये पूरा एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। नाम था तो ये आगे वाला तो नाउन था, और वो संगठन कैसा काम था? वो संगठन एक एडजेक्टिव, भाई एंटी इजरायली, वो इजराइल के फेवर में काम करने वाला संगठन नहीं था, वो एंटी इजरायली था। ये एक नाउन था जी, ये एक बच्चों नाउन था। और जो संगठन था ये पूरा, ये क्या चल गया? ये पूरा एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। ये पूरा किसकी तरह काम कर गया जी? एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। ये पूरा बच्चों एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। तो मुझे एक बात तुम खुद बता दो, एडजेक्टिव को क्वालिफाई नाउन करेगा, प्रोनाउन करेगा या एडवर्ब करेगी? एडवर्ब करेगी, इसीलिए यहाँ पर फियर्सली आना था, क्योंकि इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई ये एडवर्ब करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और एक चीज़ और मुझे सिखानी थी आपको यहाँ, आम। बच्चों आम का मतलब तो होता है जी बाजू, हमारा हाथ जो होता है वो भी तो हमारी आम ही है, बाजू। और ये आम कई तरीके से काम कर गया भाई, जब ये नाउन की तरह काम कर गया तो इसका मतलब हो गया बाजू, और ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड वेपन्स। टू प्रोवाइड वेपन्स, भाई किसी को हथियार प्रोवाइड करवाना, टू प्रोवाइड वेपन्स। और भाई अगर वेपन्स की सेंस में प्रोवाइड करवा रहा है, अगर इसका अस्त्र शस्त्र के हिसाब से नाउन बनाना होता है तो आर्म्स की तरह यूज़ करते हैं। भाई जब ये इतना था तो इसका मतलब या तो वह नाउन की तरह काम करता है तो बाजू, और वर्ब की तरह काम करता है तो हथियार प्रोवाइड करवाना। और जब आर्म्स लगा दिया, इसके पीछे एस लगा दिया, तो इसका मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, वेपन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी।
आगे बढ़ते हैं, कौन सा सेंटेंस था। हाँ, इट ऑल्सो कंटिन्यूज टू ट्रेन एंड आर्म्ड शिया मिलिटेंट्स इन इराक एंड टू चेकमेट अमेरिकन पॉलिसीज इन दैट कंट्री। भाई ये खुद ही कह रहा है कि ये और भी क्या काम कर रहा है, शिया मिलिटेंट्स को ट्रेन कर रहा है लड़ाई झगड़े के लिए। एरर सीधा सा मिल गया। इट किसके लिए आया, इट आया ईरान के लिए। इसके लिए एक वर्ब ये आ गई, फाइनाइट वर्ब। तो दूसरी जो वर्ब आई वो नॉन फाइनाइट यानी कि इन्फिनेटिव के साथ आई। और बच्चों अगर ये वर्ब इन्फिनेटिव के साथ आई थी तो यहाँ आर्म्ड नहीं, यहाँ भी आम आ जाता। अभी पीछे सीख के हटे क्या वर्ब आती, इट टू ट्रेन और टू आर्म। भाई दो वर्ब्स लगा रहा है, टू ट्रेन और टू आर्म। एक्चुअली में ना बच्चों ये दो सेंटेंसेस ही तो थे। ट्रेन भी इट कर रहा है और टू आर्म, भाई आर्म भी उन्हें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, इट ही करवा रहा है। लेकिन जब इस तरह से करते हैं हम तो इस टू को हम बाहर निकाल लेते हैं। इट ऑल्सो कंटिन्यूज टू ट्रेन एंड आर्म। यहाँ क्या एरर बनता बच्चों, इसे काट के आर्म लगा देते। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 8th सेंटेंस कहता है द रूहानीज गवर्नमेंट सिग्नेचर द JCPOA इन 2015 विद द रीलूसेंट एंडोर्समेंट ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर। अब आगे भी नाम है, कैपिटल में है, अयातोला अली खमीनी, हु हैज़ बिकम फार मोर स्केप्टिकल नाउ आफ्टर द यूनिलेटरल री इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। भाई सीधी सी बात देखने वाली मिली, वर्ब नहीं मिली। सिग्नेचर तो एक नाउन होता है जी, सिग्नेचर तो एक नाउन होता है। हम कहते भी हैं पुट योर सिग्नेचर ऑन दिस पेज। इसके आगे योर फिट बैठ रहा है। हमने सीखा है हिज, हमने सीखा था बच्चों माई, आवर, योवर, हिज, हर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अगर इसके आगे ये नाउन के आगे फिट बैठ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, तो पीछे वाला तो ऑटोमेटिक ही नाउन बन गया। तो भाई सिग्नेचर तो नाउन था और मुझे यहाँ वर्ब चाहिए थी, क्योंकि वर्ब आई ही नहीं थी तो सिग्नेचर को काट के मैं साइंड कर देता। भाई रूहानी गवर्नमेंट ने साइन किया होगा, रूहानी गवर्नमेंट सेंटेंस का सब्जेक्ट था लेकिन उसके लिए वर्ब नहीं आई थी, सिग्नेचर तो नाउन लगा रहा था, इसीलिए इसे साइन कर देता मैं। और सीखने वाले कुछ और भी वर्ड्स मिले। एक वर्ड मिला रिलूसेंट। रिलूसेंट का मतलब होता है भाई अनविलिंगली टू डू समथिंग। मैं आपको बताता हूँ इसे याद कैसे करोगे। जीएस की एक बुक आती है भाई लूसेंट की, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैंने याद की थी, लेकिन अब मैं तैयारी नहीं करता, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मुझसे कोई कहे कि भाई लूसेंट को दोबारा पढ़ ले तो मैं क्या करूँगा, नहीं। री मतलब दोबारा पढ़ ले लूसेंट को, तो मैं अनविलिंग हो जाऊंगा उस चीज़ को करने के लिए। मतलब कर तो रहा हूँ लेकिन बेमन से कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो उसका मतलब उस सेंस में ये वर्ड होता है बेमन से कर रहा है। और एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट से तो आप मिल चुके हो, पिछली डेली डोज में किया था भाई। एंड कर दिया, और रोस यानी गुस्सा अब खत्म हो गया क्योंकि इसने उन्हें सपोर्ट कर दिया। सीखा था ना हमने, स्पोर्ट, एडवोकेट, इसके सिनोनिम थे। आगे बढ़ते हैं। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल से भी मिल चुके हो भाई। वन हु डू नॉट बिलीव समथिंग इजली, शक्की किस्म का व्यक्ति। अब ये शक्की किस्म का व्यक्ति ही नहीं, कोई कारण भी हो सकता है, कोई रीज़न भी हो सकता है, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट होता है भाई कठोर। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट होता है जी कठोर, कड़े कड़े सैंक्शंस लगाए हैं उसके ऊपर। ठीक है, मैंने इस वर्ड को कैसे याद करा था, स्ट्रिंजेंट को याद करने की बारी आई तो मैंने उस वर्ड को कैसे याद करा था, मैंने याद करा था कि भाई जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो स्त्रियों के प्रति कठोर होते हैं, उनसे रूड बिहेवियर करते हैं। इस तरीके से मैंने लिंक कर लिया था, आप भी ऐसे लिंक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। This has reinforced his belief that America's principal goal is regime change in Tehran। भाई देखते के साथ एरर मिल गया। his एक पोजेसिव एडजेक्टिव था, और पोजेसिव एडजेक्टिव था भाई। एडजेक्टिव किसके लिए आता है, एडजेक्टिव एक नाउन के लिए आता है। यानी मैं कह सकता था इस एडजेक्टिव के जस्ट बाद, इस एडजेक्टिव के जस्ट बाद या इसके आसपास कोई नाउन आता। इस हिज के लिए कोई नाउन आया ही नहीं, इस हिज के लिए वर्ब आ गई बिलीव। और बच्चों वर्ब आ गई तो इसको क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे, और नाउन बना दूंगा तो मैं लगा दूंगा बिलीव। ठीक है, समझ पा रहे हो। ये बिलीव एक वर्ब बना, ये बिलीव एक वर्ब थी लेकिन हिज के बाद एक नाउन चाहिए था, इसीलिए मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया बिलीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर एवर मिस्टर रूहानी इज़ अ लेम डक प्रेसिडेंट। भाई सीधी सी बात, मोर एवर मिस्टर रूहानी इज़ अ लेम डक प्रेसिडेंट, कोई इसके अंदर एरर मुझे देखने वाला नहीं मिला, लेकिन सीखने वाली बहुत सी चीज़ें मिली। लेम, बच्चों लेम क्या होता है, देखो लेम होता है डिसेबल्ड पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का कोई भी डिसेबल्ड पार्ट हो, जैसे जो दिव्यांग होते हैं ना भाई, जो दिव्यांग होते हैं
उस सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए। भाई किसी के हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, वो दिव्यांग है, तो उसके लिए ये लेम वर्ड होता है। ठीक है, लेम बोलते हैं। और याद कैसे किया इस लेम को? मैंने ऐसे याद किया कि भाई मेरी 9th क्लास में एक चैप्टर था जिसमें एक लेम व्यक्ति था, एक लंगड़ा व्यक्ति था जो चल नहीं सकता था, और उसे बच्चे चिढ़ाते थे मिस्टर लेमी लैम कहते कहते। उस तरीके से मैंने रट्टा मारा था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, डक डक तो अपने आप में ही एक कमज़ोर सा वो है, बतख। डक, भाई डक तो अपने आप में ही एक कमज़ोर सा बर्ड है, और लेम, और ऊपर से भाई उसका कोई ऑर्गन काम भी नहीं करा तो वो और कमज़ोर हो गया। यानी लेम डक का मतलब क्या होता है जी? लेम डक का मतलब होता है वीक। लेम डक का मतलब होता है वीक, और वीक का मतलब ये नहीं है कि उसकी तबीयत खराब है। वीक का मतलब है वो जिस पोजीशन पर बैठा है ना, उस पोस्ट के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो बहुत कमज़ोर है। यानी कमज़ोर सा प्रधानमंत्री, एक कमज़ोर सा राष्ट्रपति है। ये तो बात हो गई। अब तुम मुझे एक बात बता दो, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ तो हमने रट्टा मारा था, दा आता है। आज तुम मुझे बताओ रूहानी के साथ दा क्यों नहीं आया? क्यों दा आता है और आज क्यों नहीं आया? बच्चों सीख लो, क्योंकि आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो हर कंट्री के होते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात बोल देता प्राइम मिनिस्टर, तो आपको समझ नहीं आता कहाँ का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का। इसीलिए उसके सामने दा लगाते हैं, द प्राइम मिनिस्टर। अब बात मिल जाएगी आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट में कि भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए उसे डेफिनेट करते हैं, आगे पीछे कोई लाइन में उठा के दा लगा दिया। और भाई जब नाम ही दे दिया मिस्टर रूहानी, तो ये तो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन बन गया। और भाई प्रॉपर नाउन बन गया तो अब इसके आगे दा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक डिफाइंड हो गया। इसीलिए जब नाम आ जाता है तब दा नहीं लगाते। उम्मीद करता हूँ समझ आया है। अंडर ईरानियन लॉज ही कैन नॉट रन अगेन व्हेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर हेल्ड इन जून 2021 बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी सर्व 2 टर्म्स। भाई यूँ कह रहा है कि ये ईरान के जो कानून है वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार बन चुका है। सीखने वाली बात आई, सीखने वाली बात आई। हैज़ हैव हैड के बाद बच्चों वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है ना? नहीं, थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ हैव हैड के बाद बोलो, रिपीट करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ हैज़ दिखा तो यहाँ सर्व नहीं बच्चों, यहाँ दिख जाता मुझे सर्व्ड। क्या आना था? सर्व्ड आना था। आगे बढ़ते हैं जी। One can also expect a great deal of opposition in the US Congress, particularly in the delicately balanced Senate to a return to the JCPOA। भाई सीखने वाली बात आई। डेलिकेट, देखो डेलिकेट क्या होता है भाई? डेलिकेट क्या होता है हमने सीखा भी है। डेलिकेटली तो एक एडवर्ब थी बच्चों, और सीनेट एक नाउन था। अब भाई अगर एक एडवर्ब आ गई तो उसको कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिए, और बैलेंस तो बच्चों एक वर्ब थी। बैलेंस तो एक वर्ब भी थी, लेकिन मुझे एडजेक्टिव बनाना था तो मुझे इसकी V3 लगा के इसे बैलेंस्ड बना देना था। क्या बना देना था बच्चों? बैलेंस्ड बना देना था, क्योंकि भाई इसके पीछे डी लगा के बैलेंस बना दिया, ये एडजेक्टिव बन गई, ये मेरा एडवर्ब बन गया, और ये मेरा नाउन बन गया। इस एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, और इस एडजेक्टिव ने इस नाउन को क्वालिफाई किया। सीखने वाली एक वर्ड मुझे मिला, डेलिकेटली। डेलिकेटली भाई डेलिकेट ये तो एडवर्ब थी, और इसका वर्ड हो गया डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है एडजेक्टिव की तरह काम करता है ये। डेलिकेट एक एडजेक्टिव है, और भाई इसका मतलब होता है काफ़ी नाजुक स्थिति। काफ़ी नाजुक स्थिति, यानी हमने सीखा भी था जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर कहता है सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है, मतलब एक नाजुक सी स्थिति, एक सॉफ्ट, एक कोमल सी सिचुएशन है, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। विदाउट, अरे इसका आगे भी था क्या? एरर तो पहले ही मिल गया। हाँ भाई एरर तो मुझे यहीं मिल गया, आगे भी था, एक बारी पढ़ देता हूँ। विदाउट द इम्पोजिशन ऑफ सम रिस्ट्रेंट ऑन ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एंड परसिप्टेबल इंडिकेशन ऑफ ए चेंज इन इट्स एडवर्सियल पॉलिसी इन वेस्ट एशिया। भाई 2 वोकैब देख लो। परसिप्टेबल, परसिप्टेबल का मतलब होता है जिसे समझा जा सके। विच कैन बी अंडरस्टूड, भाई जिस चीज़ को समझा जा सके, कोई ऐसा कारण है जिसे समझा जा सकता है, ठीक है। और एडवर्सियल होता है भाई जो चीज़ आपके अनुकूल ना हो, कोई अपोजिट कारण हो। एडवर्सियल इसके अंदर ही तो दिख रहा है, एडवर्स, हम कहते भी एडवर्स सिचुएशन, यानी एडवर्सियल पॉलिसी। पॉलिसी कैसी एडवर्सियल है? आपके अनुकूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द क्लियरली एक्सप्रेस्ड ओपोजिशन ऑफ अमेरिकाज लीडिंग रीजनल एलाइज इजराइल एंड सऊदी अरब हु कंसिडर ईरान टू बी इट्स प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट विल एड टू द कॉन्स्ट्रेंट्स on the Biden administration about re-engaging with Iran on the nuclear issue and removing sanctions imposed in 2018। भाई एक बात मुझे बताओ,
तुम खुद मुझे एक बात बताओगे, द क्लियरली एक्सप्रेस्ड ओपोजिशन ऑफ अमेरिकाज लीडिंग रीजनल एलाइज। भाई जो अमेरिका के एलाइज हैं ना, अमेरिका के साथी हैं, अमेरिका का एलाई का मतलब होता है बच्चों साथी, कौन कौन है? इजराइल भी आजकल उसका अच्छा दोस्त बना हुआ है और सऊदी अरब भी उसका अच्छा दोस्त बना हुआ है। और हु आपको दिख गया, जब भी हु दिख जाए सेंटेंस के बीच में तो अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। अब एक उसका साथी और एलाइज और भी साथी हैं, लेकिन कुछ साथियों को पर्टिकुलरली इशारा करे जिनको बेसिकली ईरान से प्रॉब्लम है, जो नहीं चाहते रिश्ते अच्छे हों। तो भाई एलाइज बहुत सारे साथी हैं, जिनमें एक खासकर इजराइल भी और सऊदी अरब भी है। इतने सारे लोग हैं तो वर्ब कैसी लेंगे? वर्ब प्लूरल लेंगे, और इसने कैसी वर्ब ली? प्लूरल ही वर्ब ली। यहाँ तक बिल्कुल ओके था, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं था। तो फिर इसके अंदर एरर कहाँ था? इसके अंदर एरर था जी बी इट्स प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट। भैया ये कहता है एंटागोनिस्ट हो गया उसका एंटा, इसके आगे एंटी तो दिख गया, उसका शत्रु। यानी ईरान के शत्रु कौन है? कुछ तो अमेरिका के साथी हैं, और खासकर इजराइल और सऊदी अरब। तो ये प्लूरल हुए, सिंगुलर हुए, ये प्लूरल हुए, तो यहाँ इट्स नहीं, यहाँ क्या लगा देता? यहाँ लगा देता देयर। यहाँ क्या लगा देता जी? यहाँ लगा देता देयर। ठीक है, प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिसीजन टाइम। इसके अंदर कोई वोकैब दिखी क्या? इसके अंदर कोई वोकैब मुझे नहीं दिखी। इट इज़ डिसीजन टाइम फॉर द बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओके, ये डिसीजन का समय है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अनलेस इट इज़ एबल टू ओवरकम द मल्टीपल हर्डल इन इट्स पाथ एंड रीच एन एग्रीमेंट विद द ईरान। भाई मुझे एक बात तुम खुद बता दो, मल्टीपल कलर या मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल ड्रेस या मल्टीपल ड्रेसेस, मल्टीपल क्वेश्चन या मल्टीपल क्वेश्चंस, तो मल्टीपल हर्डल या फिर मल्टीपल हर्डल्स। भाई मल्टीपल के बाद प्लूरल नाउन लगाता है, इसने लगा दिया। यही थी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। पसंद नहीं आई तो भाई डिसलाइक करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि क्यों पसंद नहीं आई, क्या गड़बड़ हो गई। और आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। थैंक यू फ्रेंड्स।